एमपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब इसी को लेकर पेट्रोल पंपों पर आज प्रदेश कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। यहां पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की दरों में की गई अप्रत्याशित बढ़ोतरी के खिलाफ आज सभी जिला कांग्रेस कमेटियां पूरे दिल्ली में सभी पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगी और उपभोक्ताओं से बढ़ी हुई तेल की कीमतों पर उनके विचार भी संग्रहित करेंगी। चौधरी अनिल कुमार ने इस पर कहा है कि प्रत्येक पेट्रोल पंप से कम 500 हस्ताक्षर एकत्रित करने का इनका लक्ष्य है। और इसी बीच अब जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए कांग्रेस ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ। और अब आज पूरा दिन हस्ताक्षर अभियान सभी पेट्रोल पंप पर चलेगा। 9 जुलाई यानी आज हस्ताक्षर अभियान के तहत कांग्रेस ने लक्ष्य रखा है कि हर पेट्रोल पंप से कम 500 हस्ताक्षर एकत्रित करवाए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव, पेट्रोल पंप पर आज हस्ताक्षर अभियान कांग्रेस चलाने वाली है, क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और एलपीजी और यहाँ तक की कह सकते हैं सीएनजी के भी दाम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल परेशान है। और इसी को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। मगर जिस तरीके से लगातार अभी तक पेट्रोल के दाम कम नहीं किए जा रहे हैं, ना ही राज्य सरकारों की तरफ से ना ही केंद्र सरकार की तरफ से, मगर इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। खास तौर पर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी और यानी कि केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है, तो कहीं ना कहीं इसी को घेरने की कोशिश की जा रही है। और तमाम जो पेट्रोल पंप होंगे दिल्ली के अंदर, उनके अंदर आज प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ तक कि लोगों से ये भी जानकारी ली जाएगी कि वो लोग पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं तो उससे उनकी जो अर्थव्यवस्था है उनको कितनी धक्का पहुंचा है। और यहाँ तक कि हस्ताक्षर अभियान भी चला जाएगा, यानी कि सीधे सीधे कहें तो हस्ताक्षर अभियान के द्वारा कहीं ना कहीं पेट्रोल मंत्री के पास ये हस्ताक्षर पहुंचाए जाएंगे और हर पेट्रोल पंप से लगभग 500 सिग्नेचर लिए जाएंगे, यानी कि हस्ताक्षर लिए जाएंगे। मगर कहीं ना कहीं भाजपा जो है यानी केंद्र सरकार जो है लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ा रही है, उससे कहीं ना कहीं जनता की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच हमने देखा कि बीजेपी भी पल्ला झाड़ने में एकदम संतुष्ट है। वो कह रही है कि हमारा कोई जोर नहीं है इस पर, जब कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन फिलहाल जनता जिस तरीके से त्रस्त है पेट्रोल डीजल के दामों से, महंगाई से, उसके बाद बीजेपी को वाकई कुछ करना चाहिए। सरकार अब क्या कर रही है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें भाजपा की तो भाजपा लगातार कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आती है और यहाँ तक कि मीडिया से इस पेट्रोल डीजल के दामों के बारे में बात भी नहीं करते हैं। मगर कहीं ना कहीं हर तरीके से यही कोशिश की जा रही थी कि भाजपा जो है वो पेट्रोल डीजल के दाम कम करे, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था है यानी कि जो लोगों की अर्थव्यवस्था वो बिल्कुल चौपट होती रह जा रही है। खास तौर पर रसोई की बात करें तो रसोई के अंदर जो है स्थिति है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि लोगों के पास अब खाने के लिए सामान नहीं और जो खरीदना भी पड़ता है वो बहुत ज्यादा महंगा होता नजर आ रहा है। क्योंकि रसोई गैस की बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी महंगी हो चुकी है। बात करें रसोई तेल की तो कहीं ना कहीं वो भी महंगा हो चुका है। खाने के सामान की बात करें तो वो भी महंगा हो चुका है। कहीं ना कहीं लोगों की जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। यहाँ तक कि और इसी के साथ कल हमने देखा सीएनजी पीएनजी भी महंगा हो गया है। राजीव, दिल्ली में सीएनजी और पीएनजी की भी कीमतें जो है उसमें बढ़ोतरी की गई है। जनता लगातार जिस तरीके से त्रस्त है, अब सरकार की आगे क्या कुछ कोई रणनीति है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकार कुछ फिलहाल नहीं कर रही है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सीएनजी की या फिर एलपीजी की, दोनों ही बढ़ा चुके हैं, यानी कि दोनों के ही दाम जो है वो लगभग बढ़ चुके हैं। मगर 900 रुपए के करीब एलपीजी के दाम जा चुके हैं और कहीं ना कहीं सीएनजी की बात करें तो सीएनजी के भी दाम भी लगभग डीजल के पास ही चल रहे हैं। तो यानी कि सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है, जनता बिल्कुल परेशान है। मगर केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे जनता को राहत मिल सके। और कांग्रेस पार्टी लगातार इसको लेकर कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से लगातार कहीं ना कहीं पेट्रोल मंत्रालय की बात करें या फिर पेट्रोल मंत्री की बात करें, लगातार कहीं ना कहीं यही कोशिश की जा रही है कि भाजपा जो है वो केंद्र
जो केंद्र के अंदर बैठी हुई है वो कहीं ना कहीं लोगों को राहत दे, क्योंकि कोरोना काल के अंदर लोगों की जॉब जा चुकी है, बिजनेस नहीं है, और यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों के अंदर लोगों को खाना खाने के लिए भी सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और वो समय आ भी गया है राजीव, जिस तरीके से भ्रष्टाचार इस तरीके से बढ़ रहा है। और अब देखिए बेरोजगारी भी हमने लॉकडाउन में देखा कितनी बढ़ गई है। एक ही महीने में 1 करोड़ से ऊपर लोग जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। ये आंकड़े हैं जो बताते हैं कि बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। और इसी बीच जब लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, उसके बाद इस तरीके से दाम अगर बढ़ाए जाएंगे तो जनता की रसोई पर सीधा असर पड़ता है। हमने देखा हाल ही में पेट्रोल डीजल की वजह से दूधों के भी दाम बढ़ गए हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दूध की, सब्जियों की, या फिर दालों की, या फिर रसोई तेल की, या फिर ये क्या है सरसों के तेल की, रिफाइंड तेल की, इन सब चीजों के दाम दोगुने से हो चुके हैं। मगर सीधे सीधे कहें तो केंद्र सरकार अभी भी पेट्रोल डीजल के दामों के लिए कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए है। और दिल्ली के अंदर लगभग पहली बार, यानी कि अभी तक इतिहास के अंदर पहली बार 100 रुपए से ऊपर जा चुके हैं पेट्रोल के दाम। मगर जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें भी बढ़ना लाजमी है, क्योंकि जनता जो है वो आने वाले चुनाव के समय कहीं ना कहीं अपना गुस्सा जो है वो भाजपा की सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार हो, दोनों को ही गुस्सा अपना दिखा सकती है। मगर देखना होगा क्या जनता कहीं ना कहीं परेशान है, उनकी परेशानी का हल सरकारों के और पास राजीव है, या देखने फिर वाली इसी बात तरीके ये से भी सिर्फ है, राजनीति की पिछले जाएगी। साल पिछले लॉकडाउन में जब प्याज के दाम बढ़े थे तब वित्त मंत्री कहती हैं कि हम तो प्याज ही नहीं खाते हैं। और अब जब पेट्रोल डीजल के दाम इस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है पेट्रोल डीजल के दाम की वजह से, तो बीजेपी के ये एक मंत्री का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि आप साइकिल का इस्तेमाल करिए। इस तरीके की बयानबाजी करते हैं लेकिन उनके बस की कुछ नहीं है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से साइकिल की बात की गई कि भाजपा के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी साइकिल का इस्तेमाल कीजिए, स्वस्थ रहेंगे। मगर साइकिल से हर जगह नहीं जाया जा सकता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी को, पेट्रोल मंत्रालय को और अमित शाह को, इनको सबको साइकिल भी गिफ्ट की गई थी कि आप लोग भी साइकिल चलाइए और पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं कीजिए, डीजल का इस्तेमाल नहीं कीजिए। मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लगातार कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है, और खास तौर पर दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी को भी घेरने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दोनों ही सरकारें अपना अपना जीएसटी या सर्विस चार्जिंग लेते हैं पेट्रोल डीजल पर, सीएनजी पर, एलपीजी पर। मगर कहीं ना कहीं उनके दामों में कटौती करने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। जी राजीव, आज ये कांग्रेस का प्रदर्शन है, कब तक ये प्रदर्शन शुरू होगा? क्या पेट्रोल पंप पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचने शुरू हुए हैं? देखिए बिल्कुल बताइए, लगभग लगभग 10:30 बजे के करीब पेट्रोल डीजल के दामों के लेकर जो पेट्रोल पंप होंगे उन पर कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता होंगे, तमाम लोग होंगे, वो कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप पर पहुंचेंगे। लगभग 10:30 बजे के करीब ये प्रदर्शन स्टार्ट किया जाएगा और ये लगभग सारे दिन चलेगा। और कहीं ना कहीं यही कोशिश की जाएगी कि सरकार को जो उनकी नींद है वो टूटे, और कहीं ना कहीं जो जनता की परेशानियां हैं वो नजर आए, और ताकि पेट्रोल डीजल के दाम कम कर सके। जी और क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की है सरकार को जगाने के लिए? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया साइकिल भी भेंट कर दी गई है और आज हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है, जिसके बाद मंत्रालय को दिया जाएगा ये सभी जो जानकारी है। और क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात है केंद्र सरकार की जो रणनीति है, कहीं ना कहीं कोरोना काल के अंदर लोगों को काफी बड़ी दिक्कतें होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। यहाँ तक कि नौकरियां नहीं है, जॉब नहीं है, और लोगों की जो छटनी कर दी गई है, यहाँ तक कि छोटे मोटे जो बिजनेस करते थे वो भी बिल्कुल चौपट हो चुके हैं। मगर कहीं ना कहीं अब जनता की परेशानियों को सरकार को समझना होगा, ताकि आने वाले समय के अंदर जो चुनाव का समय है, 5 राज्यों का चुनाव का समय हो या फिर दिल्ली के अंदर निगम के चुनाव हो, वो कहीं ना कहीं समझने होंगे, ताकि जनता को राहत नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं जनता का जो गुस्सा है वो सरकारों को झेलना पड़ सकता है। मगर कहीं ना कहीं सरकारों को समझना होगा, चाहे वो अपने जीएसटी कम करके लोगों को राहत दे या फिर टैक्स कर सर्विस चार्जिंग करके कम करके दे, मगर कहीं ना कहीं जनता को राहत देनी होगा। क्योंकि जिस तरीके से आप दिल्ली के अंदर 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल जा चुका है, तो कहीं ना कहीं स्थिति को समझना होगा सरकारों को, और जनता के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। जी और देखिए जिस तरीके से आपने बात की राजीव, जो चार्जेस का कहा गया है, टैक्स है जो, उसको वाकई कम करने की फिलहाल जरूरत है। लेकिन इसमें भी अगर उनको राय दी गई है, उसमें भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से उम्मीद कर रही है कि वो घटा दें, राज्य सरकार केंद्र से उम्मीद कर रही है कि वो घटा दें, लेकिन कोई भी जनता को राहत देने के लिए आगे नहीं आ रहा है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार अपना जीएसटी चार्जिंग या फिर क्या है टैक्स चार्जिंग
वो कम नहीं कर रही है। राज्य सरकारें जो है वो राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर डाल देती है और केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर डाल देती है। मगर दोनों ही सरकारों की जिम्मेवारी बनती है कि दोनों ही सरकारें, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो या फिर और राज्यों की सरकारें हो या फिर केंद्र सरकार हो, सभी जनता से वोट जरूर लेते हैं और जनता कहीं ना कहीं उनको इसी उम्मीद से वोट देती है ताकि वो उनके लिए कुछ कार्य करेंगे। मगर जिस तरीके से महंगाई हो रही है उससे कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल परेशान है और जनता का गुस्सा देखने को ऊपर भी मिल रहा है। क्योंकि पेट्रोल पंप पे चले जाइए, आप हमसे पूछिए कि आप पहले पेट्रोल कितने का डलवाते थे और आज कितने का डलवाते थे। तो पहले वो बताते थे कि 200 रुपए का 300 रुपए का पेट्रोल डलवाते थे, आज वो 100 रुपए का पेट्रोल यानी कि सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल ही डलवाकर गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये वाकई जनता की रसोई पर सीधा असर डालता है, क्योंकि एक जो गृहिणी होती है, एक जो घर में कमाने वाला होता है, उसको तमाम चीजें देखनी होती है। अगर वो सब पैसे पेट्रोल पर लगा देगा, ये तमाम चीजें हैं जो खैर अभी गृहिणियां सोच रही हैं, उनके हाथों में जो चीज होती है, क्योंकि महंगाई का सीधा असर उनकी रसोई पर जाकर पड़ता है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। गृहिणियों की बात करें तो गृहिणियां भी बिल्कुल परेशान है और यहाँ तक कि अगर घर के अंदर 4 मेंबर है यानी कि दो बच्चे हैं और 2 मियाँ बीबी हैं तो कहीं ना कहीं एक ही व्यक्ति कमाने वाला है, क्योंकि जो हस्बैंड कमा के लेके आएगा तो ही घर का गुजारा होगा। मगर यहाँ पर जो कोरोना काल के अंदर लोगों की जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है और ये कहीं यहाँ तक की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है, तो रसोई जो है यानी महिला को जो रसोई चलाने के लिए कितनी बड़ी दिक्कतें हो रही है आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से महिलाएं अब कहीं ना कहीं हस्बैंड की जो सैलरी होती है या फिर इनकम जो होती है उससे गुजारा करने की कोशिश करती है। पहले थोड़ी बहुत बचत भी हो जाती थी, अब कहीं ना कहीं जिस तरीके बिल्कुल, से लोगों महंगाई की बढ़ रही बचत है नहीं हो अब रही घर है, के तमाम गुजारे जो भी नहीं उनकी हो पा रहे कमाई हैं। है वो इसी तरह से महंगाई के बीच जा रही है। बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब बात आगे कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां पर कांवड़ यात्रा पर राज्य में लगी रोक को हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर बाकायदा अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों संग बैठक की है, जिसमें तमाम पहलुओं पर विचार कर प्रतिबंध को हटा दिया गया है। पिछले दिनों कांवड़ यात्रा को लेकर एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें यात्रा को पूर्णतः प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीएम पुष्कर सिंह धामी से हुई बातचीत के बाद समाधान निकालते हुए कांवड़ यात्रा से प्रतिबंध को हटा लिया गया है। यानी अब हरिद्वार से कांवड़ यात्रा जल्द ही शुरू हो सकेगी और ये शिव भक्तों के लिए काफी महत्वपूर्ण, काफी खुशी की खबर है, क्योंकि पिछली बार भी कांवड़ यात्रा जो है वो नहीं हो पाई थी। भक्तों में काफी उस समय रोष देखने को मिला था, लेकिन अब जो स्थितियां हैं उसको संभालते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। हाल ही में उन्होंने आदेश जारी किया था कि इस बार जो कांवड़ यात्रा है वो नहीं होगी, क्योंकि कोरोना काल है और लॉकडाउन की भी कहीं ना कहीं मियाद बनती जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर तीसरी लहर आती है तो लॉकडाउन की स्थिति बनती है। लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने तमाम प्रतिबंध को हटा लिया है। जो आदेश उन्होंने दिए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आप प्रतिबंध इस यात्रा से हटा लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोहित विक्रम सिंह देहरादून से जुड़ चुके हैं। रोहित, जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर अब प्रतिबंध हटा दिया गया है, जो मीटिंग हुई थी, बातचीत सीएम योगी आदित्यनाथ से हुई थी, क्या कुछ उसमें अहम रहा? बिल्कुल फिलहाल तो कांवड़ यात्रा पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसको राज्य सरकार ने हटा लिया है। हालांकि जब कोविड की पहली लहर आई थी 2020 में इस पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दे दिए गए थे। उसके बाद 2021 में जब दूसरी लहर आई उसके बाद भी कांवड़ यात्रा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। मुस्कान, अगर याद करें तो कुंभ हरिद्वार महाकुंभ हुआ था, जिसको कहीं ना कहीं जो WHO की रिपोर्ट और तमाम जगह पे इसकी बहुत ज्यादा फजीहत की हुई थी, क्योंकि ये कहा गया था कि जो हरिद्वार का महाकुंभ हुआ है इसकी वजह से दूसरी लहर जो है उसका प्रकोप पूरे देश में सबसे ज्यादा हुआ है। तो इसको लेकर राज्य सरकार अब कोई कोताही बरतना नहीं चाहती थी और 2021 में दूसरी लहर के बाद कांवड़ यात्रा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन अब समस्या राज्य सरकार के सामने ये आई है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और उन्होंने बताया कि 25 जुलाई से उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। लिहाजा राज्य सरकार जो है उत्तराखंड की वो कांवड़ यात्रा से प्रतिबंध को हटा ले। तो जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आनन फानन में तमाम अधिकारियों संग कल बैठक बुलाई, जिसमें मुख्य सचिव SS संधू और
पुलिस पर इस बैठक के बाद और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ से बात हुई है, उसके बाद क्या जो हमेशा से कांवड़ यात्रा चलती आ रही है उसी तरीके से कांवड़ यात्रा इस बार भी होगी या कुछ अन्य निर्देश इसके लिए जारी किए हैं? जी मुस्कान, जो कांवड़ यात्रा का समय है वो राज्य सरकार की तरफ से जो प्रस्तावित है वो 23 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक ये कांवड़ यात्रा उत्तराखंड में चलेगी और 25 जुलाई से उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को शुरू करने का फैसला लिया है। सबसे मुख्य बात यह है कि जो तमाम श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं, ये मान्यता है पौराणिक की हरिद्वार से वो गंगा जल लेकर फिर शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड में आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है और संभावना ये जताई जा रही है कि जब तक राज्य सरकार ने जो प्रतिबंध हटाया है, अब उसके बाद जब तमाम लोग आएंगे तो सरकार के सामने ये चुनौती भी रहेगी कि लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो पाए, कोविड जो प्रोटोकॉल है उसका भी पालन किया जाए। तो सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी, जिसको लेकर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने तमाम राज्यों के पुलिस विभाग के जो प्रमुख है उनसे बातचीत की है। मुख्य सचिव ने एस.एस. संधू ने तमाम चीफ सेक्रेटरी से बात की है और स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है और साथ में ये भी कहा है कि उत्तराखंड जो भी लोग अन्य राज्यों से आए वो यहाँ के कोविड प्रोटोकॉल को उसका पालन करें। ठीक है रोहित, आप बने रहे हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात उत्तराखंड की कर रहे थे, जहां पर कांवड़ यात्रा से प्रतिबंध हटा दिया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, फिलहाल जिस तरीके से कांवड़ यात्रा से प्रतिबंध हटा दिया गया है, शिव भक्तों में किस तरीके का उत्साह है? क्योंकि हमने देखा जब पहली लहर कोरोना की आई थी 2020 में, यात्रा पर प्रतिबंध था तो काफी रोष शिव भक्तों में देखने को मिला था। जी बिल्कुल मुस्कान, 2020 में जब कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध राज्य सरकार ने लगाया था, जब पहली लहर आई थी, उसके बाद जब 2021 में जब हरिद्वार महाकुंभ संपन्न हुआ, उसके बाद राज्य सरकार ने रोक लगा दी ताकि कोविड के प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके। अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्कर सिंह धामी से वार्तालाप की है और ये संभावना अब जताई जा रही है और ये बिल्कुल निश्चित हो चुका है कि 23 जुलाई से 6 अगस्त तक राज्य सरकार कांवड़ यात्रा को प्रारंभ करेगी। और अगर पौराणिक मान्यताओं की बात करें, धार्मिक मान्यताओं की बात करें, तो यहाँ पर करोड़ों की संख्या में जो शिव भक्त हैं जो कांवड़ यात्रा में प्रतिभाग करते हैं, वो हरिद्वार पहुंचते हैं, वहां से गंगा जल लेते हैं और हरिद्वार के पास ही ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव और तमाम ऐसे शिव जी के धार्मिक स्थल हैं, तमाम शिव पौराणिक भक्त पहुंचते हैं तो उसके बाद अब इस तरीके की स्थितियां भी हमें किस तरीके से सरकार कंट्रोल करेगी, यही देखने वाली बात होगी। जब करोड़ों की संख्या में शिव भक्त पहुंचेंगे तो आखिर कैसे उनको कंट्रोल किया जाएगा, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किस तरीके से कराया जाएगा? जी मुस्कान, जाहिर तौर पर ये कुंभ में तमाम जो चुनौतियां रही हैं, चाहे वो RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाने की बात हो, एंटीजन रिपोर्ट लाने की बात हो या फिर अन्य जो कोविड के जांच के जो मानक है उनको फॉलो करने की बात हो, तो कुंभ के दौरान भी सरकार ने हालांकि कुछ रियायत दी थी टेस्ट को लेकर, लेकिन उसके बाद जिस तरह से दूसरी लहर आई उसके बाद अब जितने भी चेक पोस्ट हैं बॉर्डर के, वहां पर राज्य सरकार ने RT-PCR, एंटीजन टेस्ट और रैपिड टेस्ट इन सबको कंपल्सरी कर दिया है। तो ऐसे में राज्य सरकार के सामने, हरिद्वार प्रशासन के सामने और तमाम पुलिस महकमे के सामने बड़ी चुनौती होगी कि जितने भी कांवड़ यात्री उत्तराखंड में प्रतिभाग करने आ रहे हैं, हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जो गंगा जल लेंगे, उन सभी की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट और एंटीजन की नेगेटिव रिपोर्ट और कोविड के प्रोटोकॉल को पालन कराना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती राज्य सरकार के सामने हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से WHO ने कुंभ को लेकर कमेंट किया कि ये कहीं ना कहीं कुंभ की वजह से जो दूसरी लहर है इसमें कुंभ का बहुत बड़ा हाथ है और बंगाल चुनाव तमाम चीजों को प्रमुख बताया। तो ऐसे में राज्य सरकार और
और पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाला है। हालांकि उत्तर प्रदेश के सीएम ने बात की है तो ये सुनिश्चित हो चुका है कि अब 23 जुलाई से 6 अगस्त तक कांवड़ यात्रा शुरू की जाएगी और लगातार ऐसे में देखना होगा कि आखिर कैसे उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी तमाम स्थिति को संभालते हैं और कैसे आगे जांच की जाएगी। बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब बात आगे मुंबई की कर लेते हैं, जहां पर अंडरवर्ल्ड ड्रग कनेक्शन मामले की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक बेहद ही अहम और बड़ा सुराग हाथ लगा है। दरअसल एनसीबी ने दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री के सूत्रधार सोनू पठान को गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी से मिली जानकारी के मुताबिक डोंगरी में दाऊद की जिस ड्रग्स फैक्ट्री में करोड़ों की ड्रग्स हर दिन सप्लाई होती थी और जिसको संभालने का काम चिंकू पठान और आरिफ बुजवाला करते थे, उस फैक्ट्री में ड्रग्स बनाने के तमाम मटेरियल की सप्लाई सोनू पठान ही करता था। अंडरवर्ल्ड ड्रग्स कनेक्शन मामले की जांच कर रही एनसीबी ने डोंगरी की ड्रग्स की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने के बाद चिंकू पठान और आरिफ बुजवाला से पूछताछ में मिले सुरागों के आधार पर सोनू पठान को हाजिर होने के लिए कई बार सम्मन भेजा, लेकिन वो नहीं आया। एनसीबी लगातार उस पर नजर बनाई थी। तभी गोपनीय सूत्रों से जानकारी मिली कि सोनू पठान अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए मुंबई के पायधुनी इलाके में पहुंचा है। फौरन एनसीबी की टीम ने छापा मारा और उसने खिड़की के रास्ते भागने की कोशिश भी की, लेकिन एनसीबी ने उसे धर दबोचा। एनसीबी के मुताबिक सोनू पठान का रोल दाऊद की ड्रग्स फैक्ट्री में बेहद ही अहम है, क्योंकि वो इस फैक्ट्री में ड्रग्स सप्लाई करने का मुख्य सप्लायर है। देखिए, जो सोनू पठान को इंटरसेप्ट किया गया है कल देर रात को, सोनू पठान हमारे क्राइम नंबर 7 में एक मुख्य आरोपी है। जो चिंकू पठान परवेज नसरुल्लाह खान है, उसके साथ में ये काम करता था। उसका एक काइंड ऑफ पार्टनर था उसके ट्रेड में। उसके अलावा भी वो क्राइम नंबर हमारा 37 है, जहाँ पर जो महिला है इकरा कुरैशी, उसका भी ये मास्टरमाइंड था। उसको ये ड्रग्स सप्लाई किया करता था। लेकिन जिस तरह से सर इसकी करीबी किस तरह से है चिंकू पठान से, कैसे ये कनेक्टेड था चिंकू पठान? नहीं, ये रिलेशन में भी उसके आते हैं। और जो एमडी की सप्लाई होती है साउथ मुंबई से लेके बैंड्रा तक, उसमें ये मुख्य खिलाड़ी था। जो डोंगरी में एनसीबी ने ड्रग्स फैक्ट्री बस्ट की थी, उसमें अब तक इसका कोई रोल सामने आया है कि? उसी केस में ही हमने उसको अभी इंटरसेप्ट किया और उसी केस में उससे अरेस्ट भी किया है। जरा जानकारी के साथ संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, अंडरवर्ल्ड ड्रग कनेक्शन मामले में जिस तरीके से अब एनसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, फिलहाल इसमें क्या कुछ अपडेट? कारोबार पूरे देश में चल रहा है, उसको लेकर एनसीबी लगातार जांच कर रही है। एनसीबी ने सबसे अहम भूमिका निभाने वाले सोनू पठान को गिरफ्तार कर लिया है। सोनू पठान वो वही शख्स है जो दाऊद इब्राहिम की ड्रग्स फैक्ट्री को न सिर्फ चलाता था, बल्कि दाऊद इब्राहिम के इशारे पर ही पूरे देश में ड्रग्स सप्लाई करने का काम करता था। लिहाजा उसको एनसीबी ने गिरफ्तार कर दिया। उसके पास से तमाम बड़े अहम सबूत मिले हैं, जो लगातार बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर तमाम बड़े सितारे और बड़ी शख्सियत को ड्रग्स पहुंचाने का काम करता था। फिलहाल जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है, अब आगे उससे पूछताछ में कोई जानकारी आगे हासिल हुई? देखिए, ज्यादातर तो जिस तरह से एनसीबी ने पहले ही रिंकू पठान और आरिफ केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, उससे तमाम जानकारियां मिल रही थी कि किस तरह से उसका जो गुरु है वो सोनू पठान है। सोनू पठान को एनसीबी ने कई बार समन भी भेजा था, लेकिन सोनू पठान जो है एनसीबी के हाथ नहीं लग रहा था। लिहाजा एनसीबी लगातार सोनू पठान की ताक में थी, लेकिन जैसे ही एनसीबी को जानकारी मिली कि सोनू पठान जो है डोंगरी इलाके में अपनी प्रेमिका से मिलने आने वाला है, उसको लेकर एनसीबी ने जाल बिछाया और रंगे हाथ पकड़ा। हालांकि इस दौरान सोनू पठान वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन एनसीबी ने उसको धर दबोचा। उसके पास से तमाम बड़े अहम सबूत लगे हैं। वो अहम सबूत क्या कुछ हैं सत्यप्रकाश? क्योंकि देखिए, एक बहुत ही बड़ा ये मामला है जिसकी लगातार एनसीबी लंबे समय से जांच कर रही है, और अब इस बीच ये सबसे बड़ा जो मुख्य सप्लायर था वो ही जब हाथ लग गया है, तो काफी अहम सुराग और सबूत इसके पास से मिल सकते हैं। जैसा तो मुस्कान, देखिए जिस तरह से लगातार जानकारी मिल रही कि मुंबई के इलाके में जो डोंगरी इलाका है, वहाँ पर दाऊद की एक फैक्ट्री है जिसमें ड्रग्स बनाया जाता है और वहाँ से सप्लाई किया जाता है। तो जाहिर तौर से ये जानकारी लगातार एनसीबी लेने के बाद अलग अलग लोगों को गिरफ्तारी भी की थी, लेकिन जो उसका मुख्य सूत्रधार है, जो रॉ मटेरियल लाने वाला है, जो केमिकल लाने वाला था और जो सप्लाई करने वाला था, सोनू पठान, वो एनसीबी की गिरफ्त से बाहर था।
एनसीबी लगातार उसके ऊपर नजर रखी हुई थी, लेकिन जैसे ही सोनू पठान की गिरफ्तारी हुई है, ये जानकारी मिली कि सोनू पठान ही वो शख्स है जो दाऊद इब्राहिम की ड्रग्स फैक्ट्री में जो है केमिकल और तमाम जो चीजें हैं वो मुहैया करवाता था। और सोनू पठान जो है रिंकू पठान और केजरीवाल का जो है गुरु माना जाता था, क्योंकि इनके इशारे पे ही जो ड्रग्स पहुंचाया जाता। हालांकि ड्रग्स वही पहुंचाया जाता था जहां पे अनीस इब्राहिम और दाऊद इब्राहिम के इशारे होते थे। यानी कि अब कहीं ना कहीं कयास लगाए जा सकते हैं सत्य प्रकाश की, अब जो ये पूरा मामला है ड्रग कनेक्शन का, उसमें बहुत बड़ा हथियार जब हाथ लगा है पुलिस के, तो आगे कार्रवाई कर सकती है पुलिस, एनसीबी, और काफी हद तक जो ये केस है वो अब जल्द ही जल्द सुलझ सकता है। देखिए, एक के बाद एक बड़ी कड़ी हाथ लगी है। ऐसे में सोनू पठान के बाद जो जानकारियां मिली है कि इकरा कुरैशी नाम की जो लेडी थी, वो कहीं कहीं सोनू पठान के साथ मिलकर महिलाओं के साथ ड्रग्स सप्लाई करने के काम से, लिहाजा मुंबई के तमाम बड़े पब हो या मुंबई के तमाम बड़े बार हो, उनमें इकरा कुरैशी जाती थी और उनको बड़े पैमाने पर ड्रग्स सप्लाई करती थी। इसके दौरान अगर कोई ज्यादा पैसे देता था तो इकरा कुरैशी उन 10 महिलाओं की टोली में से उनको सेक्स रैकेट भी चलाने का जो तमाम जो कारोबार था वो भी मुहैया करवाती थी। यानी कि आप मानसिक तौर पर भी पैसे के दम पे एंजॉय कर सकते हैं और शारीरिक तौर पर, तो दोनों तरह से इकरा कुरैशी लोगों की मदद करती थी। तो सत्य प्रकाश, आगे अब एनसीबी क्या कुछ कार्रवाई इन पर कर सकती है? देखिए, जाहिर तौर पर ये दाऊद इब्राहिम की जो ड्रग्स फैक्ट्री है वो कहीं न कहीं अब जो है एनसीबी के हाथ लगी है। तो जाहिर तौर पर एनसीबी न सिर्फ ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने वाली है, बल्कि सोनू पठान से जो तमाम जानकारियां मिल रही है उससे कितने बड़े और लिंक है, किनको किनको ड्रग्स सप्लाई किया जाता था, क्या वह निजी उपयोग के लिए लिया जाता था या कमर्शियल के लिए लिया जाता, इसकी हम जांच कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मीरा रोड इलाके में एक जो है सुफियान नाम शख्स के कल देर रात गिरफ्तार किया गया, उनसे भी बड़ी अहम जानकारी मिली है। तो हवाई जहाज के दौरान यात्रा करता था और तो तमाम बड़े बॉलीवुड के सितारे, टॉप क्लास के जो सितारे हैं, उनको सुफियान जो है ड्रग्स मुहैया करवाने का काम करता था। लिहाजा एनसीबी अब एक के बाद एक जो कड़ी जोड़ रही है वो कहीं कहीं दाऊद इब्राहिम की ड्रग्स फैक्ट्री से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। सत्य प्रकाश, पूछताछ शुरू हो गई है, जिसे अब गिरफ्तार किया गया है उसके बाद पूछताछ शुरू हो गई है, और आगामी क्या कुछ कार्रवाई है? देखिए, सबसे पहले तो उसको आज जो है न्यायिक हिरासत लिया जाएगा। लिहाजा एनसीबी लगातार पूछताछ करेगी कि सोनू पठान के साथ और कितने लोग शामिल है। जिस तरह से सबसे पहले इकरा कुरैशी, उसके बाद रिंकू पठान, उसके बाद जो है केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, उसके पास से तमाम अहम सुराग और तमाम जानकारियां मिली थी बड़े पैमाने पर। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।